बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशली पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री पर। जैसा कि मैंने सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का सिलेबस भी डिस्कस कर दिया था और सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर दी थी। आज सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री की ये दूसरी क्लास है जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपका जो सेकंड सेमेस्टर का बुक है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो आपका जो पहला चैप्टर था आपके केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमने स्टार्ट कर दी थी जिसमें हमने पहला लेक्चर डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन। आज के इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है और किस प्रकार से इसका रिएक्शन होगा और किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट किस बेस पर इनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, इन सब की चर्चा आज के इस क्लास के अंतर्गत होगी। दोस्तों, वीडियो में क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बता दूं। देखिए, आपके सेकंड सेमेस्टर की क्लास जो स्टार्ट हुई है वो लेट से स्टार्ट हुई है और इसका कारण है कि सभी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम जो है वो अभी तक नहीं हुआ है प्रथम सेमेस्टर का। दूसरी बात यह है कि आपके सेकंड सेमेस्टर में जो टाइम मिलने वाला है आप लोग को केवल और केवल कुल मिलाकर के 60 दिन का समय है या 60 दिन से कम मानकर चलिए 50 दिन का आपके पास कुल मिलाकर के टाइम है। 50 दिनों में आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। और जो आपका सिलेबस है इस बार जो आपका सिलेबस है केमिस्ट्री का वो थोड़ा सा लॉन्ग है, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे वो मैथ का हो। ये तीनों जो हैं इस बार थोड़ा सा लॉन्ग दे दिए गए हैं और इसमें आप 2 महीने में कंप्लीट तैयारी ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैंने एक जो है रास्ता निकाला है आप सबके लिए कि क्यों ना हम सबसे पहले मॉडल पेपर दे करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करा दें, इम्पॉर्टेंट टॉपिक को सॉल्व करा दें। तो आप सभी लोग कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा कि पहले मॉडल पेपर का डिस्कशन हो जाए या इस प्रकार से जिस तरह से क्लास चल रही है टॉपिक बाय टॉपिक इस तरह से की जाए। तो मॉडल पेपर सबसे पहले दे दे मॉडल पेपर। उसके बाद में कम से कम जो मॉडल पेपर की संख्या होगी 5 मॉडल पेपर होगी और यही आपको तैयार कर लेना है और कुछ पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, यही आपको क्या करना है, तैयार करना है पूर्ण रूप से। यही 5 मॉडल पेपर आपको मैं तैयार कराऊंगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न आप सभी के यूनिवर्सिटी में नहीं आएगा, चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हों, ये मेरा वादा है। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोग को बता दूं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जिनसे ज़्यादातर प्रश्न आएंगे, जिनसे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से जब इसका पूरा का पूरा तैयार हो जाए क्वेश्चन, उसके बाद में इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ थ्योरी की क्लास स्टार्ट की जाए। ठीक है, तो आप सबकी मैंने जो बताया इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़ोरदार तरीके से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी छात्र छात्राएं नए आए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। ये क्लास नई एजुकेशन पॉलिसी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP के तहत संचालित की जा रही है। NEP के तहत आप सभी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो सेम हो गया है, सभी में यही सिलेबस लागू है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आने हैं चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हों। ठीक है दोस्तों, आप सेकंड सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर की जो क्लास है उसका लाइव क्लास टाइमिंग है यूट्यूब पर रोज़ रात 8 बजे
रोज़ रात 8 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास संचालित की जाएगी, चाहे इसमें हम लॉन्ग आंसर टाइप डिस्कस करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक और साथ ही साथ मॉडल पेपर। पीडीएफ के लिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करना है और टेलीग्राम चैनल पर अपनी आईडी बना करके सर्च करेंगे एसपी स्टडी चैनल फर्स्ट। वहां पर आपको चैनल मिलेगा जहां से आपको पीडीएफ और क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। चलिए अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा एक बार रिवीजन मोड में मैं आप लोग को ले जाना चाहूँगा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते थे दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट वाटर और कार्बन का क्या है, कम्बिनेशन है। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं वाटर और कार्बन से मिलकर के बने हैं। कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और साथ ही साथ वाटर के मॉलिक्यूल समाहित हैं। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है, जो रेशियो है दोस्तों वो क्या है, वो सेम होता है। तो वाटर में रेशियो क्या होता है, वाटर में रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। जिस प्रकार से वाटर में रेशियो होता है उसी प्रकार से कार्बन और मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है कार्बन के अंदर। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कितने, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो इसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोजन का रेशियो है वो कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 1 है। इसका कार्बोहाइड्रेट का जो फार्मूला है दोस्तों वो क्या होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है, चलिए जल्दी से बताइए। CnH2y आपका फार्मूला होता है और इसी पर आप विभिन्न फार्मूलों को क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं और बनाते हैं एक नए कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ग्लूकोज, सुक्रोज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट इज ए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच कंपोस्ट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और कार्बोहाइड्रेट जो है 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच करते हैं। पहला है एल्डिहाइड ग्रुप और दूसरा है कीटोन ग्रुप, जिसे हम कीटो ग्रुप भी कहते हैं। आगे हम समझेंगे कि एल्डो जो आपका है एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप है वो किस प्रकार से फंक्शनल ग्रुप वर्क करेगा, तो ये आगे हम चर्चा करेंगे। चलिए आप फिलहाल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं और क्लासिफिकेशन में भी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो शुगर के बेस के आधार पर यानी शुगर के मिठास के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है दोस्तों। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। यानी शुगर के बेस पर कार्बोहाइड्रेट को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका है मोनोसैकेराइड, दूसरा आपका है ओलिगोसैकेराइड और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लास। कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस जब कराते हैं तब ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये 2 या 2 से अधिक लघु अणुओं में अपघटित हो जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के जो लघु अणु होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट के लघु अणु हैं जो स्वाद में मीठे होते हैं। स्वाद में जो मीठे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको सैकेराइड कहा जाता है। और संरचना के आधार पर भी कार्बोहाइड्रेट को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला कौन सा है आपका, मोनोसैकेराइड, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पर आपको फंक्शनल ग्रुप बताएंगे कार्बोहाइड्रेट का, किस प्रकार से फंक्शनल ग्रुप वर्क करेंगे। ठीक है, चलिए मोनोसैकेराइड जो आपका पहला पार्ट है कार्बोहाइड्रेट का वो क्या होता है, इसके बारे में हम ढंग से और बहुत आराम से समझेंगे। सभी लोग नोट करते रहिएगा। दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलिसिस्ड फर्दर इनटू स्मॉल यूनिट। दोस्तों इसमें बताया गया है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आसानी से हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता, एक छोटे छोटे भागों में तोड़ा
नहीं जा सकता है। दे कंटेन यानी कि दे कंटेन 4, 5, 6 कार्बन एटम आर नोन एज टेट्रोस पेंटोस रिस्पेक्टिवली। ये जो मोनोसैकेराइड होते हैं ये 4, 5, 6 कार्बन एटम जो है वो कंटेन करते हैं और जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, टेट्रोस पेंटोस कह सकते हैं। दे आल्सो कंटेन एन एल्डिहाइड एंड कीटो ग्रुप, दे मे बी कॉल्ड एल्डोसेस एंड कीटोसेस। दोस्तों ये जो है एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप भी कंटेन करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एल्डोसेस और कीटोसेस कहते हैं। जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसैकेराइड, जो मोनोसैकेराइड का जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2ON होता है दोस्तों। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई मोनोसैकेराइड से। अब मैं आपको हिंदी में भी समझा देता हूँ। मोनोसैकेराइड ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जो मोनोसैकेराइड होते हैं ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिन्हें आगे छोटी छोटी इकाइयों में बांटा नहीं जा सकता, इन्हें हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। इनमें 4, 5, 6 कार्बन परमाणु होते हैं जिन्हें क्रमशः हम टेट्रोज पेंटोस हेक्सोज के रूप में जानते हैं। ये जो है एल्डिहाइड और कीटोज समूह को भी कंटेन करते हैं जिन्हें एल्डोज या कीटोज कहा जाता है। और मोनोसैकेराइड का जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो क्या होता है, मोनोसैकेराइड का जो एग्जाम्पल है वो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लाइक्टोज। ये है मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल। द 2 टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से, पहला है पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। क्या है दोस्तों, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, जिन्हें हम एल्डो शुगर के नाम से भी जान सकते हैं। इसे एल्डो शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डो शुगर के नाम से भी इसे जानते हैं। एल्डो शुगर क्या कंटेन करता है, एल्डो शुगर यानी इसे कहते हैं शुगर विथ एल्डिहाइड। इट इज आल्सो कॉल्ड पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड OH ग्रुप। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड जो है यही है आपका कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। और दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा आपका क्या है, दूसरा है आपका पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटो शुगर। तो सबसे पहले हम पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड को समझेंगे। तो ये शुगर विथ एल्डिहाइड, इनमें एक अणु में एक एल्डिहाइड CHO समूह व अनेक हाइड्रोक्सिल समूह OH समूह जो होते हैं वो जुड़े होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज। जो आपका पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है इसमें इसके जो एक अणु में क्या होते हैं, एल्डिहाइड यानी CHO समूह जुड़े होते हैं, जिसके अनेक जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वो OH समूह से जुड़े होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज। अब हम ग्लूकोज की संरचना आपको दिखाते हैं और आपके समझ में आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, ग्लूकोज का संरचना है। ये ग्लूकोज की क्या है, संरचना है, ओपन स्ट्रक्चर है। तो ग्लूकोज में आप देखेंगे, इसमें आपको समझना है कि किस प्रकार से आपको पता चलेगा, किस प्रकार से आप जानेंगे कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन। तो एल्डिहाइड ग्रुप मैंने आप लोग को बताया था। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होते हैं, जल्दी से आप सभी लोग बताइए। एल्डिहाइड ग्रुप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा तो वहाँ पर एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप आपने स्टडी किया होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एल्डिहाइड ग्रुप होता है जहाँ पर RC⋯O और जहाँ पर इस प्रकार की संरचना हो, इसे क्या कहते हैं, कीटो ग्रुप कहते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, यह है एल्डिहाइड ग्रुप। और कीटो ग्रुप क्या होता है, कीटो ग्रुप आपका होता है RC⋯O। ठीक है, यहाँ पर 2 एल्किल, कीटो ग्रुप में ध्यान रखना है आपको, 2 एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे और जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप में केवल और केवल कितने, केवल और केवल एक एल्किल ग्रुप जुड़ेगा। एल्किल क्या है, यानी कि जैसे कि CH3
CH2 C2H5 ये सब क्या है, एल्किल ग्रुप है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये है ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर, इसमें आपको बताना है ये है एल्डिहाइड ग्रुप। अब इसका पता कैसे करेंगे, तो जब भी कार्बन एक साइड पर हाइड्रोजन, जब भी कार्बन के एक साइड पर कार्बन और दूसरे साइड पर हाइड्रोजन जुड़ा हो, पहले कार्बन पर जब भी एक साइड पर हाइड्रोजन और दूसरे साइड पर कार्बन जुड़ा हो तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर आप देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप पर पहले कार्बन के ऊपर क्या जुड़ा हो, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर कार्बन, तो ये हो जाएगा बेसिकली एल्डिहाइड ग्रुप। इतनी बात समझ में आ गई। एल्डिहाइड पहचानने के लिए आपको पता चल गया कैसे पहचानेंगे। चाहे जो भी स्ट्रक्चर हो, जहाँ पर भी आपको फंक्शनल ग्रुप से कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और कार्बन के जस्ट नीचे दोनों साइड, एक साइड पर हाइड्रोजन और एक साइड पर कार्बन जुड़े हो, वो तुरंत आपको, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या, फंक्शनल ग्रुप के साथ। किसके साथ, फंक्शनल ग्रुप के साथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्डिहाइड ग्रुप। अब हम पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटो शुगर के बारे में जानते हैं। कीटो ग्रुप क्या होता है, तो इसमें होता क्या है कि इसमें एक अणु में, इसके एक अणु में कीटो समूह व अनेक हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़े होते हैं, जैसे कि फ्रक्टोज। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इस प्रकार से संरचना बनी है, ये एल्किल ग्रुप है। यहाँ पर R और यहाँ पर R लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो सूत्र निकलेगा RCOR। ये आपका एग्जाम जो है फार्मूला है किसका, कीटोन का फार्मूला है। एल्डिहाइड क्या क्या होता है, RCHO। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। अब हम फ्रक्टोज में देखते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटो ग्रुप का जो एग्जाम्पल है वो फ्रक्टोज है। तो फ्रक्टोज जो है वो क्या है, कीटो ग्रुप का समूह है। अब कीटो ग्रुप में आपको ध्यान क्या रखना है, फ्रक्टोज आप देख सकते हैं, कीटो ग्रुप में आपको ध्यान रखना है कि जब भी फंक्शनल ग्रुप के पहले साइड पर कार्बन और दूसरे साइड पर कार्बन जुड़े हों, वो क्या कहलाते हैं, वो कीटो ग्रुप कहलाएंगे। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, ये कीटो ग्रुप है। और एल्डिहाइड ग्रुप आपको कैसे पता चलना है, एल्डिहाइड ग्रुप में पहला फंक्शनल ग्रुप के साथ पहला कार्बन जो है हाइड्रोजन से और दूसरा कार्बन से जुड़ा हो, तब ये क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड। दोनों में डिफरेंस, यहाँ पर दोनों कार्बन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक कार्बन है। ये आपकी पहचान है किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन की। तो ये जो है क्लियर हो गया फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। अब जो अगला टाइप है, दूसरा टाइप का है ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड क्या होता है, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन बी हाइड्रोलिसिस इनटू डिफाइनाइट मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल, दे में बी कॉल्ड डाई, ट्राई और टेट्रासैकेराइड। ये थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आराम से बहुत ही विस्तृत जानकारी के साथ समझेंगे। दीज आर कार्बोहाइड्रेट विच कैन बी हाइड्रोलिसिस इनटू ए डिफाइनाइट मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल, यानी कि ये एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दोस्तों जिनमें एक निश्चित संख्या में मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, जिन्हें मोनोसैकेराइड अणुओं में हाइड्रोलिसाइड किया जा सकता है, हाइड्रोलाइज किया जा सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। हाइड्रोलिसिस के आधार पर जो प्राप्त होते हैं, जो मोनोसैकेराइड हैं, इनके आधार पर, इनके संख्या के आधार पर इन्हें ट्राई, डाई, ट्राई और टेट्रासैकेराइड में भी क्या कर सकते हैं, क्लासीफाइड कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कह सकते हैं, डाई, ट्राई और टेट्रासैकेराइड। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूज आप लोग होंगे ऑलिगोसैकेराइड में। ऑलिगोसैकेराइड में क्या होता है कि ऑलिगोसैकेराइड कैसे होते हैं, ये जो होते हैं ये एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो एक निश्चित संख्या में जो मोनोसैकेराइड हैं, मोनोसैकेराइड अणुओं में हाइड्रोलिसिस किए जाते हैं। और जो हाइड्रोलिसिस करने पर जो प्राप्त होता है, जो प्राप्त होने वाले मॉलिक्यूल हैं, वो मोनोसैकेराइड की संख्या के आधार पर इन्हें हम क्या कह सकते हैं, डाई, ट्राई और टेट्रासैकेराइड भी कह सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन बी हाइड्रोलिसिस
into a definite monosaccharide molecule, they may be called di, tri और tetrasaccharide। दोस्तों ये आपसे पूछा जाएगा, एक नंबर के क्वेश्चन में आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं और इनके प्रकार आप बताइए। ठीक है, तो आपको पता है डाई और ट्राई ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पूछे जाते हैं। डाई सैकेराइड क्या होता है और ट्राई सैकेराइड क्या होते हैं, तो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनसे एक निश्चित संख्या में मोनोसैकेराइड अणुओं में हाइड्रोलिसिस किया जा सकता है। हाइड्रोलिसिस करने पर जो उनसे प्राप्त होने वाले मोनोसैकेराइड की संख्या है, उनके आधार पर इन्हें हम डाई, ट्राई और टेट्रासैकेराइड भी कह सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डाई सैकेराइड, दीज गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन द हाइड्रोलिसिस। जब इसका जो डाई सैकेराइड का हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये हमें 2 मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड के 2 मॉलिक्यूल देगा। कौन कौन से, देखिए अब हम डाइसैकेराइड का जो फार्मूला होता है, जैसे कि सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है C12H22O11। अब इसका हम जल के साथ इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे वाटर के साथ, तो हमने इसका हाइड्रोलिसिस कराया तो इसके हमें 2 मॉलिक्यूल मिल गए, इसको कह सकते हैं ग्लूकोज और इसको कहते हैं फ्रक्टोज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी प्रकार से हम ट्राइसैकेराइड की बात करेंगे, तो ट्राइसैकेराइड किस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार से हाइड्रोलिसिस करके भी क्या देगा, तो ट्राइसैकेराइड गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ द मोनोसैकेराइड ऑन द हाइड्रोलिसिस। ट्राइसैकेराइड का जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें ये 3 मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड के देगा। मोनोसैकेराइड का फार्मूला आपको पता है, जैसे ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है C6H12O6 होता है। इसी प्रकार से जब हम टेट्रासैकेराइड का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा 3 अणु, और किसके, मोनोसैकेराइड के 3 अणु प्राप्त होंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है, किसका हम जो जल अपघटन किसके साथ कराएंगे, रेफिनोज के साथ क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे वाटर के साथ। तो जल अपघटन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3 अणु प्राप्त होंगे, 3 अणु प्राप्त होंगे। ये है आपके 3 अणु। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया। ओलिगोसैकेराइड जो है फर्दर मोनोसैकेराइड द्वारा हाइड्रोलिसिस किया जा सकता था, कितने भागों में, 2 भागों में, डाई और ट्राई में। और टेट्रा हमने नहीं बताया, टेट्रा की बात करेंगे तो ये 4 पार्ट में भी डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि टेट्रा की बात करेंगे तो ये हमें 4 अणु, मोनोसैकेराइड के हमें 4 अणु देगा। ठीक है, तो ये क्लियर होगी। अब लास्ट आपका जो टाइप है वो है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होता है इसके बारे में भी हम जान लेंगे कि पॉलीसैकेराइड क्या है। पॉलीसैकेराइड यानी दीज आर हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट एलाइड ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल ऑन द हाइड्रोलिसिस। एग्जाम्पल जैसे स्टार्च एंड सेल्यूलोज हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H10O5। ये जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है पॉलीसैकेराइड का। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। जो पॉलीसैकेराइड होता है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट का कार्बोहाइड्रेट है, जो लार्ज नंबर मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल के साथ जो हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो वो एग्जांपल के रूप में हमें क्या देता है, जैसे कि स्टार्च इसका एग्जांपल हो सकता है, और सेल्यूलोज और स्टार्च जो हैं ये किसके जो हैं एग्जांपल हैं, ये हैं आपके पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल। तो मॉलिक्यूलर इनका फार्मूला जो होता है वो होता है C6H10O5। इतनी बात याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा दोस्तों, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो किस प्रकार से बनेगा, वो बनेगा व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट एंड गिव देयर क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, ये 7.5 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है, और ये पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए जो आपका पॉलीसैकेराइड था, ये एक उच्च अणुभार वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हाइड्रोलिसिस करने पर बड़ी संख्या में मोनोसैकेराइड के अणुओं के लगभग कह सकते हैं कि अगर इनका हाइड्रोलिसिस करते रहेंगे तो हमें मोनोसैकेराइड के अणु प्राप्त ही होते रहेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि स्टार्च और सेल्यूलोज को हम भी ले सकते हैं, जिसका आणविक फार्मूला होता है वो C6H10O5 होता है, जहाँ पर ये एक बहुत ही बड़ी संख्या कह सकते हैं मोनोसैकेराइड का। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई। तो हमने क्लासिफिकेशन देख लिया,
हमने क्लासिफिकेशन देख दिया। पहले सबसे पहले हमने पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट था, बहुत ही विस्तृत जानकारी के साथ कार्बोहाइड्रेट मैंने डिस्कस किया। क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। दूसरा जो पॉइंट था क्लासिफिकेशन, हमने क्लासिफिकेशन को भी डिस्कस कर लिया। अब जो लास्ट आपका है नॉमनक्लेचर, कार्बोहाइड्रेट का नॉमनक्लेचर। तो नॉमनक्लेचर भी आपसे पूछा जाता है कभी कभी। जो जितना ऑब्जेक्टिव जिनका पेपर होना है, एमसीक्यू मोड में जिनका पेपर होना है, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नॉमनक्लेचर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट कंटेन हाइड्रोक्सी एंड एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप, दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग आईपीएससी नेमक्लेचर। कंपाउंड का नाम दिया गया है, कॉमन नेम इनका क्या होगा और आईपीएससी नेम क्या होगा। तो कंपाउंड का जो नाम CH2OH, CHOH और CHO, इसका नाम है जो कॉमन नेम है ये क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड है। इसका जो आईपीएससी नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 2,3 डाईहाइड्रॉक्सी प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, 2,3 डाईहाइड्रॉक्सी प्रोपेनॉल। अगर ग्लिसरॉल्डिहाइड का आपसे पूछा जाए आईपीएससी नॉमेनक्लेचर तो क्या बताएंगे, 2,3 डाईहाइड्रॉक्सी प्रोपेनॉल। अगला जो है आपका CH2OH, COCH2OH, इसका जो नाम हो जाएगा, जो कॉमन नेम है वो क्या है, डाई हाइड्रॉक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रॉक्सी एसीटोन, जिसका जो आईपीएससी नाम होगा वो जाएगा 1,3 डाई हाइड्रॉक्सी प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोपेनॉन हो जाएगा। तीसरा आपका है CH2OH, CHOH का यहाँ पर दोस्तों एक जो मिस्टेक हो गया फार्मूले में थोड़ा सा मिस्टेक है, आप सभी लोग ध्यान देंगे इस पर। मैं यहाँ पर नोट करा दे रहा हूँ, आप कॉपी में नोट कर लेंगे ये चीज़। यहाँ पर दिया गया है CH2OH, CHOH का होल ट्वाइस, यहाँ पर 4 होगा, पावर यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा CHO। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का। और ग्लूकोज का आईपीएससी नाम क्या होता है, 2, 3, 4, 5, 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल होता है दोस्तों। ठीक है, ग्लूकोज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा है CH2OH, CHOH, यहाँ पर इसका होल थ्राइस होगा, यहाँ पर क्या होगा, होल थ्राइस। COCH2OH होगा, इसे क्या कहते हैं, फ्रक्टोज कहते हैं, फ्रक्टोज। इसका जो आईपीएससी नाम होता है क्या होता है, 1, 3, 4, 5, 6 पेंटेहाइड्रोक्सी हेक्सेनल 2 ऑन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों नाम आपको याद करना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। ग्लूकोज का फार्मूला आप सबको पता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ओपन कंपाउंड दिए हैं, फार्मूला जो ग्लूकोज का होता है वो आप सबको पता है क्या होता है, C6H12O6 होता है। अब इसका आप जो है नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो नॉमेनक्लेचर करने पर आईपीएससी नॉमेनक्लेचर जो इसका निकलेगा वो निकलेगा क्या, 2, 3, 4, 5, 6 पेंटाहाइड्रोक्सी हेक्सेनॉल। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप तैयार करिएगा। तो कुल मिलाकर के नॉमेनक्लेचर आज समाप्त हुआ। अगला जो आपका टॉपिक होगा आप सभी लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा, आपका अगला टॉपिक है ग्लूकोज। क्या है दोस्तों, ग्लूकोज। अगला टॉपिक हम ग्लूकोज का स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लूकोज क्या होता है और ग्लूकोज की प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद जो ओपन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का हम समझेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में दोस्तों, वो ग्लूकोज से ज़्यादातर बनते हैं, जो आप स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादातर पूछता है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसका क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। आप सभी लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अगर शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ डाइसैकेराइड, जैसा कि मैंने अभी डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड बताया है। पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज डाइसैकेराइड, राइट एज अ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द लैक्टोज। तो अभी डाइसैकेराइड आगे जब आप ग्लूकोज पढ़ेंगे, जब आपको ग्लूकोज में बताऊंगा तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा डाइसैकेराइड और अच्छे से। थोड़ा सा अभी आपने केवल और केवल विस्तृत जानकारी नहीं दी है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट जो आपके कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड था वो मैंने आप लोग को बता दिया है। ठीक है, अगला जैसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कार्बोहाइड्रेट, डिफाइन द कार्बोहाइड्रेट्स। जब आपसे डिफाइन पूछा जाएगा, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, तो आप क्या करेंगे,
कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन बना करके और एक एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। अगर आपसे पूछ लेगा ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च एंड सेल्यूलोज, या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि इसमें डी प्लस ग्लूकोज क्या होता है, अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज क्या होता है, अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आपसे रिएक्शन के लिए भी आ सकता है कि रिएक्शन कंप्लीट करिए, और इसमें बन सकता है म्यूट्रेशन से संबंधित मैकेनिज्म भी पूछा जा सकता है। तो ये इस बार जो है चैप्टर बहुत ही लंबा है, लेकिन मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के चलूँगा। कल की क्लास में बहुत ही फास्ट रिवीजन में कराने वाला हूँ, फास्ट रिवीजन के मोड में क्लास चलेगी। कल की क्लास में मैं आप लोग को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ दोस्तों। पहले चैप्टर का आपका महत्वपूर्ण जो प्रश्न है जो आपको तैयार करना है, समय आपके पास कम है दोस्तों। आज की इस क्लास के बारे में आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर वाकई में आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर जितने भी छात्र छात्राएँ नए आए हैं, प्लीज़ छात्र आप सबसे निवेदन है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि क्लास का नोटिफिकेशन भी प्राप्त होता रहे। इसके PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या आप सर्च कर सकते हैं SP स्टडी चैनल फर्स्ट। दूसरी बात, आपके समझ में थोड़ा सा कम आ रहा होगा क्योंकि मैं ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश का जो है मैं प्रयास ये करूँगा कि दोनों कॉम्बिनेशन लेकर के चलूँ, लेकिन आप लोगों ने जो रिटन पैटर्न पर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनको पता चल गया है कि आपको एग्ज़ाम किस में लिखना है, इंग्लिश में ही लिखना है। इस बार मैं आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ कॉपी लिखने के लिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक तैयार करने के लिए। जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से नहीं हुआ है उनके लिए इस बार मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका देने वाला हूँ, महत्वपूर्ण तरीका, जिससे आप सभी लोग बहुत अच्छा नंबर लाएंगे इस बार सेकंड सेमेस्टर में। मैं आपको कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कराने वाला। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे करके मॉडल पेपर दे करके ख़त्म करूँगा, फिर टॉपिक बाय टॉपिक क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है जी, इसलिए क्योंकि जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है उनका भी छूट रहा है, और जिनका एग्ज़ाम अभी नज़दीक है, जिनका एग्ज़ाम 1 मंथ बाद है, जून में, फर्स्ट वीक जून से स्टार्ट है, वो तैयारी कैसे करेंगे। अगर उनको मॉडल पेपर मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, तो अपनी तैयारी अच्छे से कर लेंगे। तो मेरा यही पर्पस है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल से आपकी बेस पर क्लास स्टार्ट होगी जो मैंने आप लोग को बताया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।